नमस्कार। और आज सिलिकॉन पर्सपेक्टिव का जो नया संस्करण है, वो बहुचर्चित विषय पर है और भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर है। अ, विशेषकर टैरिफ तथा कथित टैरिफ के इर्द-गिर्द हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं जाने-पहचाने चेहरे और अवतांश जी जो शिकागो से हैं, अ, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी लिखते रहते हैं यहाँ के अखबारों के लिए भी और अमेरिका और भारत दोनों के अखबारों के लिए और पत्रिकाओं के लिए। नमस्ते। नमस्कार अवतांश जी। तो नमस्ते। शुरू करते हैं हम लोग। हाँ। सो क्या लगता ब- है आपको? प्रसंग जो आप उसका ताना बाना बना रहे हैं, वो तो बहुत ही मजेदार भी होगा और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। लेकिन हाँ, हम ठीक। लोग हम लोग खुल के बात करेंगे। जैसे आपस में बात करते हैं उसी हिसाब से बात करेंगे और जो अपनी अपनी समझ से जो भी हो सकेगा अपनी बात कह सकेंगे। लोगों को देखें उससे कितनी इत्तेफाक होता है या नहीं होता है, वो अलग सी बात है, लेकिन हम लोग हाँ, खुल के बिल्कुल, बात बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। हम्म। तो क्या लगता है कि आज इस गहमा-गहमी में भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं? और इस स्थिति में जो दोनों देश के संबंध पहुँचे हैं, क्या उनको कोई अच्छी सार्थक और सकारात्मक दिशा यहाँ से आगे दी जा सकती है? अम, जहाँ तक कि भारत और यूएसए के संबंधों का प्रश्न है, उसको हम दो स्तर से देख सकते हैं। पहला जो लेवल है वो देखेंगे डिप्लोमेटिक स्तर पे। डिप्लोमेटिक स्तर में अगर हम देखें तो मोर और लेस काम चल रहा है। जैसे कुछ दिन पहले हमारे डीएनआई हमारी तुलसी गैबर्ड और भारत के दूतावास में राजदूत क्वात्रा साहब की मुलाकात हुई। डिफेंस लेवल पे बातचीत चल रही है। ये भी देखा हमने कि नए जो कॉन्सुलेट हैं वो भी खुले हैं कुछ नए। और बहुत से लेवल्स पे बातचीत चल रही है, काम चल रहा है। और मिल रहे हैं सब लोग अपने काउंटर पार्ट से, दोनों देशों के लोग मिल रहे हैं। तनाव तो है, लेकिन काम भी चल रहा है। पहले यह हुआ करता था कि अगर आपसी संबंधों में कुछ थोड़ा मतभेद रहा तो लोग उसको डिप्लोमेटिक लेवल पे अंदर ही अंदर बात करके उसको सुलझा लेते थे। लेकिन आजकल है सोशल मीडिया का जमाना है, और उसमें भी हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं वो ट्रुथ सोशल वाले आदमी हैं। सुबह उठते हैं तो कुछ मारते हैं, 4 बजे उठते के साथ उनको फ़ोन चाहिए और कुछ छाप देते हैं उस पर। तो आजकल जो उनकी जो डिप्लोमेसी है वो आजकल सब चल रही है। हायर भी करते हैं थ्रू सोशल पे, फायर भी करते हैं ट्रुथ सोशल पे, और डिप्लोमेसी भी करते हैं तो ट्रुथ सोशल पे। तो उससे जो है कि जितने भी तनाव जो हैं वो और खुलकर सामने आ जाते हैं। और उसके बाद एल्गोरिदम आपको मिलके और भी उसको बढ़ावा दे देता है। फिर कुछ लोग और मिल गए, कुछ बॉट्स मिल गए, कुछ जो रेगुलर्स हैं सोशल मीडिया के वो लोग मिल गए, तो बात काफ़ी काफ़ी आगे बढ़ जाती है। लेकिन दूसरा जो स्तर है वो पीपल टू पीपल स्तर वाला जो है, यहाँ के लोगों को अमेरिका के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सीधी सी बात है। भारत का जो आपस का जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड इज करीब करीब 128 बिलियन डॉलर का है। उसमें डेफिसिट यूएस का है करीब 28 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है। सो अमेरिका भारत से ज़्यादा मंगवाता है और यहाँ से कम। यहाँ जो एक्सपोर्ट होता है भारत में
वो कम है। तो करीब 28 बिलियन डॉलर का है डेफिसिट। और आई थिंक अगर हम देखें तो भारत पाँच नंबर 5 पर भी नहीं आता है, 1 से 5 नंबर में भी नहीं आता है ट्रेड में। आई थिंक मेरा, अगर मेरी जानकारी अगर गलत नहीं है तो 8वें नंबर पे आता है। बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी नहीं है अगर हम देखें तो। यूरोप बहुत बड़ा ब्लॉक है, कुछ और देश बहुत ज़्यादा पर। इंडिया का भी जो ट्रेड ज़्यादातर होता है यूरोप से भी होता है बहुत ज़्यादा। अ, तो उसके वजह से जो जनता में है, खासतौर से भारत की जनता में है, और वहाँ के जो कमेंटेटर्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, मीडिया वाले लोग हैं, उनमें काफ़ी वो है, क्या कहते हैं, रोष है। रोष है। और रोष भी ऐसा भी है कि अजीब तरह का रोष है। मतलब वही जो जिनके लिए लोग पूजा और हवन करते थे चुनाव से पहले, अब उनको कुल कुल मिला के कहें तो गालियां ही पड़ रही हैं। सोशल मीडिया पे मीम्स देख लीजिए, बुली कहा जाता है, स्टूपिड कहा जाता है, क्या क्या नहीं कहा जाता है। एनीवे, सो रोष रोष भी है, आ, लाजमी भी है, राइट। क्योंकि बहुत आशाएं थी भारत के लोगों को कि दूसरे टर्म में इतनी अच्छी मोदी जी से उनकी उनकी आपसी उन लोगों का जो संबंध है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मिलते हैं, गले मिलते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो हाउडी मोदी हुआ, फिर गुजरात भी गए थे ट्रम्प साहब अपने पहले टर्म में, तो वहाँ उनका ज़ोरदार स्वागत स्वागत हुआ। 100,000 से ज़्यादा लोग वहाँ थे। यहाँ ह्यूस्टन में हुआ, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, वहाँ 65,000 लोग बैठे थे उस स्टेडियम में, उस ह्यूस्टन में। तो इन सब से लोगों को लगता था कि काफ़ी अच्छा रहेगा संबंध। लेकिन फिर भी देखा जाए, अगर हाइंडसाइड में तो देखा जाए, तो ट्रम्प साहब की जिसका जो पूरा कैंपेन था, ट्रम्प 2.0 का, चुनाव से पहले जो पूरा कैंपेन था, उसमें हर कैंपेन में टैरिफ की बात होती थी। हर हर भाषण में नहीं तो कम से अक्सर भारत का जिक्र आता था कि वहाँ से काफ़ी टैरिफ है भारत में, ट्रेड बैरियर्स हैं। हार्ली डेविडसन का किस्सा तो मालूम ही है, जो फर्स्ट टर्म में ही काफ़ी बवाल हुआ था उस पर। तो ये सब चीज़ें लोगों को अंदेशा था कि ये तो होगा। लेकिन सबसे बड़ा दुख लोगों को, भारत के लोगों को, और यहाँ अमेरिका में भारत मूल के लोगों को इस बात का सबसे ज़्यादा दुख है, रोष है और क्रोध है कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले को लेकर, कि कैसे वो पलट गए। पहले तो कहा कि हम लोगों ने बीच बिचाव करवा के युद्ध को रुकवा दिया। उसके बाद वहाँ के जो डिक्टेटर हैं सेना के, उनको कि 2 बार बुला चुके हैं राष्ट्रपति महोदय, और वाइट हाउस में उनके साथ कितना अच्छा संबंध, कम से कम देखने में तो ऐसा ऐसा ही लगता है कि उनके संबंध काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो इस इन सब बातों को अगर देखा जाए तो कुल मिला के बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई है। एक तो लोग कहा जाए कि पीछे छुरा भोंकने वाली बात आ रही है सामने। ये जो अ, छुरा भोंकने वाली बात जो है, क्या कुछ ऑपरेशन सिंदूर के बाद या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते बात इतनी दूसरी दिशा में बढ़ गई है? या कुछ लोग जैसे विशेष करके आप तो जानते ही हैं, आशा मोटवानी जी जो बोलती हैं कि ईगो का चक्कर है, मतलब मूलतः हम्म। एग्जैक्ट शब्द नहीं है उनका, लेकिन ईगो का चक्कर है। तो अ, क्या ये
अहम की बात, ईगो की बात है, या कुछ ऐसा हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जिसके चलते कुछ नाराजगी हो गई? अ, जो भी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, ठोस कहना बड़ा मुश्किल है। जो भी खबरें आ रही हैं वो कहीं सुनाई खबरें आ रही हैं। एक तो मोटवानी जी, आशा जी जो बोली थी, उनसे मेरी जान पहचान है, इन द सेंस कि मैं एक आध बार मिला हूँ उनसे, और कभी चिट्ठी पत्री ईमेल के माध्यम से भी कभी कभी बातचीत होती है उनसे, क्योंकि हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स पे बात कर रहे थे, इतिहास के कुछ प्रोजेक्ट पर। तो उनका जो सोर्स है, एक सम गिल, मिस्टर गिल, जो कि ट्रम्प साहब के खासे आदमी हैं, खास आदमी रहे हैं, और उन्होंने, वो अभी भारत गए हुए थे, उन्होंने कुछ कहा था इस संबंध में। तो खुल के आई डोंट नो उनका बयान एग्जैक्टली क्या है, लेकिन सोर्स अभी तक पक्का ठीक नहीं है। और क्या कहा जाए, अम, जो भी जानते हैं ट्रम्प के जो उनका काम करने का तरीका है, उनकी क्या, उनका कैरेक्टर क्या है, बड़बोले तो हैं ही। अम, तो उनको क्रेडिट लेने में हर चीज़ में अच्छा लगता है, थोड़ा मज़ा आता है। सो आई डोंट एग्जैक्टली नो कि क्या उसके पीछे कारण क्या है। मेरे कोई सोर्स नहीं है वहाँ। लेकिन एक चीज अजीब सी बात लगती है कि जब टर्म में टर्म में अ, और ये दूसरे टर्म के शुरू में भी प्रेसिडेंट ट्रम्प सकारात्मक ही रहे हैं। हम्म। लेकिन मगर अचानक पिछले 3 महीने में जिस हम्म। तरह से नाराजगी की वर्षा हुई है, हम्म। और सावन आया और गया, मतलब हम्म। उसके बाद भी, और तो ये कुछ अजीब सा लगता है। मतलब इसमें क्या हुआ? अ, उम, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पहले जो भी अ, अंतर्विरोध था, जैसे एक डीप स्टेट और राष्ट्रपति ट्रम्प के विचार के बीच में, वो खत्म हो गया और सम दोनों एक ही हो गए। तो हम्म। मतलब बहुत सारी, और पाकिस्तान, मतलब समझ में तो बात ये नहीं आती है कि यदि पाकिस्तान एंगल बहुत पाकिस्तान, अजीब है। अब पाकिस्तान की बात आप यदि लेंगे, तो जो मैंने एक दिन एक पोस्ट भी किया था, कल या परसों परसों शायद, कि मतलब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है हमारे पास बॉब हम्म। वुडवर्ड की किताब में, जैसे ओबामा's वॉर में राइट मैंने राइट, मैंने वो देखा। पंक्ति-पंक्ति मैंने चिह्नित कर दी थी हम्म। कि किस तरह से पूरा एस्टेब्लिशमेंट कैसे सोचता है, इसके बारे में सब कुछ उन लोगों को मालूम है। एलईटी क्या है, पाकिस्तान की भूमिका क्या है, क्या शक है उनको, क्या संदेह रहता है छोटे से छोटे कदम उठाने के पहले भी। बड़ा से बड़ा तो बात छोड़ दीजिए, ओसामा वहीं मिले थे। तो ओसामा वहीं मिला था। तो उसके बावजूद पाकिस ये स्थिति, और आसिम मुनीर को सीधे बुलाना व्हाइट हाउस में, राइट। जो कि ऐतिहासिक घटना है एक्चुअली। हम्म। तो मतलब इन सबों की ज़रूरत क्या थी? अमेरिका को, हमको समझ में नहीं आती है। Yeah, it's a very intriguing at the, अगर पॉजिटिव सेंस में ही कहें तो काफ़ी इंट्रीगिंग है। आप देखें तो अभी मिडल ईस्ट के दौरे पे गए थे ट्रम्प हाँ, साहब, हाँ। राइट? वहाँ हुँ, किससे मिले? हाँ, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। वो 2 दिन पहले वही आदमी ISI क्या क्या, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, उससे, उसको सूट पहना के उससे हाथ मिला के आए, हुँ, राइट? हाँ, या तो उसमें क्या बदला 2 दिन में या महीना में, क्या बदल गया? या क्या आश्चर्य। आश्चर्य। और ताज्जुब की बात ये है कि पिछले
पिछले 25 वर्षों से, लगभग 25 वर्षों से, जो भारत और अमेरिका का संबंध अच्छा हुआ और लगातार अच्छे होने के रास्ते पे रहा, लगातार, राइट। है ना। और उसमें थोड़ी सी खलल पहुंची थी जो पिछले बार बाइडेन थे, तो लेकिन फिर भी इस हद तक नहीं आई थी स्थिति, है ना। राइट। इस तरह से बातें नहीं हो रही, बातें भी नहीं हो रही थी, और इस तरह से बातें नहीं हुई थी। कुछ हाँ मतभेद होते हैं, मतभेद चल रहे थे और गंभीर मतभेद थे, लेकिन फिर भी बातें चल रही थी। और बात चल अचानक रही थी कि देखिए, डिप्लोमेटिक सर्कल में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो होता है, जिसको कहते हैं ट्रैक टू, वो पूरा एंटेगनिस्टिक था, और उसने पूरा जोर लगाया। जो आप जो उस तरह की बात करते हैं ना, वो ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड वो सब है। To his credit, President Biden did not bring it himself, यस, यस, राइट। बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट उनके जो है। प्रॉक्सीज जो थे, जिसको हम ट्रैक टू कह रहे हैं, उन लोगों ने खुद उठाई वो सब बातें। और सबसे बड़ा तो वो था एरिक गारसेटी का वहाँ पे राजदूत बन के जाना। हाँ, हाँ। और उसमें लेकिन एक एक अंतर जो आप अभी अभी रेखांकित कर रहे हैं, जो ट्रैक टू में था, बाइडेन खुद नहीं बोल रहे थे, और और नीचे से जो भी हरकतें चल रही थी, उसमें एक और तत्व है। डेमोक्रेट्स का यदि बेस देखिएगा तो उसी स्वभाव का हम्म। है ना। ह्यूमन राइट्स, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजें जिसमें अटपटी चीजें तो स्थानीय राजनीति में भी है बहुत सारा, है ना। सैन फ्रांसिस्को हम्म। में आप देख लीजिए, कैलिफोर्निया में, शिकागो में आप हैं जहां, वहां पर आप डीसी में देख लीजिए, है ना। हम्म। बीएलए का पूरा मूवमेंट उसी के इर्द गिर्द चला। तो हम्म। वो यदि विकृति जो है, यदि हम लोगों को जो विकृति लगती है कम से कम, है ना, वो हम्म। विकृति तो वो मतलब कहिए कि उनका एक अनिवार्य घटक हो गया है डेमोक्रेट्स का। जैसे कि भारत में भी जो जो वाम है ना, हम्म। उसका चेहरा वैसा ही हो जाता है, वैसा उसके ही। अंग प्रत्यंग वैसे ही हो जाते हैं। राइट। तो अब ये मतलब बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि सिद्धांतों की बात छोड़ भी दीजिए, तो कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो कि आम लोगों को समझ में आती है, उस पर तो कम से कम राजी हो जाना चाहिए, वाम या हम्म। दक्षिण किसी को भी। लेकिन हम्म। वहां दिक्कत है, वहां, है ना। तो वो दिक्कत है, वो दिक्कत उस घटक के रूप में भी है ना। लेकिन हम्म। फिर भी एकदम खुल्लम खुल्ला यूं नहीं आ गया था। और एग्जैक्टली। फिर जैसे राष्ट्रपति ट्रंप का तरह तरह का बयान, डेड इकोनॉमी, रशियन ऑयल को लेकर के जो बात होने लगी। अब हम्म। रशियन ऑयल वाली बात कितनी अटपटी है। हम्म। चाइना मतलब ऐसे ही बहुत ज्यादा खरीदता रहा है हम्म। और खरीद रहा है। एक पक्ष ये है। हम्म। दूसरा पक्ष कि भारत जो तेल लेता है ना, लेता रहा है। पिछले साल भी अमेरिकी, और यदि मैं गलत हूंगा तो आप उसको ठीक कीजिएगा, अमेरिकी सरकार की ओर से पहल हुई थी कि भारत तेल खरीदे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत ठीक बनी लेवल पे रहे, रहे। है ना, बनी ठीक रहे, बनी हाँ। रहे। हम्म। और इसीलिए इसीलिए और भारत ने जो तेल खरीदा था, $60 का जो थ्रेशोल्ड था, कि हम्म। जो सीमा बनाई गई थी, उसी हम्म। के अंदर, है ना, हम्म। उसी के अंदर। हम्म। और उसके बाद अब ये तरह तरह की समस्या हो गई, और अचानक ये समस्या बताई जाने लगी कि ये रशियन ऑयल, रशियन ऑयल, रशियन ऑयल। इसमें एक एक मैं बात कहूंगा, और इस बात पर मैंने एक बार नहीं कई बार लिखा है, कि जो रशियन ऑयल की जो बात है वो नई नहीं है। जब जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उसके कुछ वीक के अंदर ही, और कुछ महीनों के अंदर ही, जब जब रशियन ऑयल की बात चली, आई थिंक 21 और 22 की बात है, तो स्टेट डिपार्टमेंट की वेरी हाई लेवल की ऑफिसर हैं, थी उस समय बाइडन की, विक्टोरिया नुलैंड का नाम सुना होगा आपने। वो गई थी, और यहाँ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनके काउंसिल के डिप्टी, एग्जैक्ट मुझे उनका ओहदा नहीं याद है, दलीप सिंह नाम था। हाँ, और हाँ, वो दोनों गए थे भारत, भारत को समझाने कि नहीं खरीदें।
और विक्टोरिया न्यूलैंड का अगर आप उसके उनकी उनके बात करने का तरीका, उनके काम करने का तरीका कभी सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे उन लोग बात करके आए वहाँ। एकदम से बहुत बहुत जोर लगाया। आ, दलीप सिंह का जो भाषण है और उनका जो आउटबर्स्ट है वो बहुत तो विवादास्पद हो गया था। विवादास्पद हो गया था। वो कोटेड है, अखबारों में काफी छपा भी। बहुत उल्टा सीधा बोल के आया था कि विल इंडिया विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस एंड ऑल दैट। जहाँ तक विक्टोरिया न्यूलैंड की बात है, उस पे हम मैं लिखता हूँ इसमें संडे गार्जियन में। वहाँ के एडिटर हैं, मैनेजिंग एडिटर और आई थिंक एडिटोरियल डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर माधव नलपत जी। उनका एक आलेख है जिनको मैं अक्सर कोट करता हूँ। उनका सोर्सेस के थ्रू उनका कहना है कि याद है आपको उस समय भारत में जब वीसा लेने का अपॉइंटमेंट का एक समय था, जब जब हम्म। 5-5 600 दिन दिन हो जाता था। वर्किंग डे डे का अपॉइंटमेंट मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका कहना है था कि दिस वाज विक्टोरिया न्यूलैंड्स डूइंग, पनिशिंग इंडिया फॉर परचेसिंग रशियन ऑयल। So it was, it's stealth visa denial, he calls it. So ये जो मुद्दा जो है रशियन ऑयल का, ये नया नहीं है। बीच में छुप गया था और या कहीं उसको दबा दिया गया था या मुद्दा नहीं रहा बहुत दिन तक, लेकिन ये शुरू से रहा है मुद्दा। और ये मुद्दा लेकिन ट्रम्प का नहीं था। आप, आई डोंट थिंक कि आप कहीं उसको देखेंगे during the campaigning, हम्म। Trump ever चर्चा raised the नहीं है issue उसमें। of Russian oil. So, so that those are the two things I wanted to point out. नहीं, वो तो है। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे कि आज कल भी जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का एक वक्तव्य था कि उसको लिवरेज के रूप में यूज किया जा रहा है अ, रशिया के अगेंस्ट में, है ना? Mm-hmm. मगर कितना लिवरेज और किस हद तक, ये अमेरिकी संस्थाओं को नहीं पता है। और अमेरिकी संस्थाओं को ये पता नहीं है कि भारत के तेल की क्या आवश्यकता है। और उसका दूसरा पक्ष तो स्पष्ट रूप से अजीब सा है ना, कि भारत जो तेल खरीदता है उसका अधिकांश भाग यू को या उसके प्रोडक्ट्स को यू को बेचता है, ईयू को बेचता है। और यू ही वापस में कहता है और अमेरिका कहता है कि ये गलत है ना? Right, तो right, खरीदने वाले भी कर रहे हैं। right, right. तो ये या तो ये बहुत ही पेचीदा है ये। सीधा साधा इसका कोई जवाब नहीं है और सीधा साधा प्रश्न में नहीं है। कहाँ से आता है? एक तो शुरू से ही ये जो व्यवसाय रहा है बड़ा पेचीदा रहा है, और अभी भी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कहाँ रिफाइंड होता है, उसके बाद कहाँ भेजा जाता है, कौन उपयोग करता है उसका, ये सब बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स रहा है। और उसपे जो था कि जो अब 18 बार इन लोगों ने अपना अपना सैंक्शन का, ईयू ने सैंक्शन लगाने लगाया। तो 18 बार जो नीति बनाई उसकी, उस सबों के तहत और सबों द्वारा जो आइडेंटिफाइड पोर्ट था, उसी के अंदर भारत ने किया है। हम्म, हम्म, भारत में किया। या तो so so clearly, uh, so the fact is कि भारत तेल खरीदा, लेकिन fact also is that he it did not do anything illegally. एग्जैक्टली राइट। Yeah, बट विद within the फुल parameters that they set, it with was the done full within the sanction parameters. of, sorry, with the full approval of USA establishment, Yes. USA security, Mm-hmm. right? So far, whatever information we get in public, Mm-hmm. तो उसमें in that one, it was fully approved by them. Mm-hmm. Even EU was okay, all okay with that.
right? They are buying it, and then they complain, and then they suddenly one day they remember that, oh, they are buying so much. ईयू की बड़ी अजीब स्थिति है। ईयू अगर इंडिया से नहीं खरीदेगा तो वहाँ अंधेरा हो जाएगा, दिया नहीं जलेगा। फॉर एग्जांपल, मैं इसमें बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, मुहावरों के रूप में बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं लीजिए उसको, लेकिन वहाँ का बात बत्ती बुझ जाएगा। ठीक है, ईयू की स्थिति बहुत खराब है। एक तो अभी आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा होगा कि जो पाइपलाइन था, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, हाँ, जो उड़ा दिया गया था। शुरू में लोग कह रहे थे कि यहाँ के अखबारों ने और राष्ट्रपति जी ने भी, बाइडन भी उस समय कहे कि रशिया उड़ा दिया। पता चला कि कोई यूक्रेन का कोई आर्मी का ऑफिसर था जिसने कि उड़ाया। अभी 2 दिन पहले अखबार में आया है। तो ये है बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला। सो आई डोंट नो। और आपको आपको क्या लगता है कि मतलब भारत और भारत और चाइना भारत और चाइना के बीच जो कुछ भी हो रहा है, मतलब काफी दोस्ती की आवाज निकल रही है इस नए संदर्भ में। हम्म। उसके दो पक्ष हैं। मैं पहले एक दूसरे पक्ष की ओर जाना चाहता था, मतलब भारत, चाइना और अमेरिका के बीच में। आपको लगता है कि इन सारे खेलों के बीच में चाइना की कुछ भूमिका रही होगी?